प्रोग्राम एक मुलाकात के सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त और होस्ट अमित भट्ट का नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति खासतौर पर बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या कर सकता है, उनकी क्या समस्याएं हैं और फिर उनके क्या समाधान हैं। यूं तो तमाम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एरियाज हैं जहां पे पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बखूबी काम कर रहे हैं और तमाम तरह की वहां जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान भी हैं। लेकिन बैंकिंग आज के क्षेत्र में एक ऐसा एरिया है, कहना चाहिए, जॉब का, जहां बड़े पैमाने पर भारत के दृष्टिहीन कार्य कर रहे हैं। तो श्रोताओ, आज जिस शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है श्री पुष्कर राज पांडे, जो कि भारत के पहले ऐसे दृष्टिहीन शख्स हैं जिन्होंने की पासबुक पर एंट्री करने का एक तरह का, कहना चाहिए, एक रिकॉर्ड कायम किया। यानी कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पासबुक पर एंट्री करने का काम शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, पासबुक पर एंट्री करना ये सुनने में सहज लग सकता है, लेकिन दृष्टिहीनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुष्कर जी पहले ब्लाइंड वर्कर बने बैंक में, और यहां पर ये बताना आवश्यक होगा कि पासबुक पर जो एंट्री करने का कार्य है वो सीधे सीधे पब्लिक डीलिंग से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि अभी वर्तमान समय में हालांकि बहुत कुछ हासिल कर लिया है दृष्टिहीन एम्प्लॉयज ने, और किसी मायने में कहना चाहिए कि वो कम नहीं है, लेकिन पब्लिक को फेस करना और सीधे सीधे बैंक में जहां की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम है, जहां की अकाउंट और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्रिटिकल काम है, वहां पे पब्लिक को फेस करना, पासबुक में एंट्री करना और पब्लिक डीलिंग करना निश्चय ही एक उल्लेखनीय कार्य है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान पुष्कर राज पांडे का और मिलते हैं उनसे बस कुछ ही देर में। श्रोताओं, प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमसे मुखातिब हैं श्री पुष्कर राज पांडे, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और भारत के पहले दृष्टिहीन हैं जिन्होंने पासबुक पर एंट्री करके बैंक में पब्लिक डीलिंग करने का कार्य प्रारंभ किया। पांडे जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पासबुक में ही एंट्री करने का एक तरह का जो रिकॉर्ड, कहना चाहिए, वो आपने स्थापित किया, क्योंकि उससे पहले कोई भी दृष्टिहीन बैंकिंग के क्षेत्र में ये काम नहीं कर रहा था कि वो भाई पासबुक में एंट्री की जाए। बड़ा कठिन काम था और फिर बैंक वाले इतना कोई इनकरेज भी नहीं करते थे दृष्टिहीनों के लिए, और फिर किसी ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी नहीं लिया था। लेकिन ये पासबुक के क्षेत्र में ही, जहां पर की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो ये शौक आपके मन में कैसे आया, ये चुनौती आपके मन में कैसे आई कि भाई आपको पासबुक में ही काम करना है और पासबुक की एंट्री करके आपको पब्लिक डीलिंग करनी है? मैं चाहूंगा सबसे पहले ये आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। हाँ, सभी श्रोताओं को मेरी ओर से पहले नमस्कार। पासबुक एक मैं सेफ साइड सोचता था, क्योंकि बैंकिंग में जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, लेन देन की ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन, तो कभी भी इसमें गड़बड़ी होती थी। लेकिन पासबुक एक फील्ड ऐसा था कि जिसमें गड़बड़ी होने के बाद यदि आप कोई ऐसा हो, वैसे होती नहीं है, कभी हो भी जाता, उसको करेक्ट करने के बाद किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता था उसमें। तो मैंने सोचा सबसे एक सेफ चीज है जो पासबुक, और इसकी डिमांड भी काफी थी, लाइनें लगी रहती थी। हमारे वहाँ 1-2 3 लोग इसमें लगे रहते थे पासबुक में। तो मैंने उनके वर्कलोड को कम करने का सोचा। मैंने कहा टाइपिंग का काम तो इतना था नहीं, धीमे धीमे जब कंप्यूटर आए तो टाइपिंग का काम खत्म सा हो रहा था।
तो मैंने सोचा क्यों ना हम पासबुक के क्षेत्र में ही आगे बढ़ें और लोगों को इसकी मदद करें जिनको जरूरत इस क्षेत्र में मतलब मदद जरूरत है। तो आपको कितना समय लगा अपने बैंक को कन्विंस करने में, क्योंकि आसान तो नहीं होता और शुरू में वो लोग आसानी से नहीं माने होंगे। तो 1987 में आपने एज ए क्लरिकल काड्रे में कहना चाहिए कि आपने ज्वाइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। तो उसके बाद कितना समय आपको लगा अपने बैंक के जो सीनियर अथॉरिटी है उसको समझाने में, स्थापित करने में कि आप भी ये पब्लिक डीलिंग वाला काम कर सकते हैं, और फिर सही मायने में आपको सफलता कब मिली? ये मुझे कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मुझे कम से कम 10-15 साल लड़ाई लड़नी पड़ी इस चीज के लिए। पहले जब कंप्यूटर में काम करना, लोग कंप्यूटर ये सोचते थे भाई आप कैसे करोगे, अरे नहीं ये खराब हो जाएगा, ये दब जाएगा, वो दब जाएगा। मैंने कहा सर कंप्यूटर में ब्लाइंड भी उतना ही अच्छी तरह काम कर सकता है जैसे आप कर सकते हैं, मुझे ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कई अपने हाई अथॉरिटीज को कई पत्र व्यवहार किया। पहले तो मैं हिंदी में टाइपिंग करता रहता था। 87 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी करीब मैंने 90-91 तक टाइपिंग करता रहा। लेकिन जब टाइपिंग का काम खत्म हो गया तो मेरे मन में भाई टाइपिंग का काम तो लगभग खत्म हो रहा है और हम अब ऐसे खाली बैठे क्या करेंगे, अच्छा से नहीं लगेगा। तो ये कन्विंस करने में मैंने उनको कई चिट्ठी लिखी कि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ब्लाइंड के लिए भी कंप्यूटर ट्रेनिंग है आजकल, आरके पुरम में NAB कराते हैं, कई संस्थाएं जो कराती हैं ट्रेनिंग, मुझे भी आप मौका। लेकिन हमारी बैंक ने एक नहीं सुनी। फिर लेकिन मैंने अपना पत्र व्यवहार छोड़ा नहीं, कम से कम 1 लिखा, 2 लिखा, कम से कम 10, 20, 25, 30, 40 मैंने पत्र लिखे। तो उसी दौरान एक हमारे GM थे, उनसे मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा आप लिखिए मैं इसको करूंगा। तो उनको मैंने लिखा, सिन्हा जी को, सिन्हा साहब एक GM थे हमारे, उन्होंने कहा आप लिखिए मैं करूंगा। पत्र लिखा, उन्होंने कहा देखिए हम कर तो सकते हैं लेकिन उसको बैंक का आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, आपको अपने आप ही मेहनत करनी है कि आप कर सकते हैं, हम आपको परमिशन दे देंगे। तो उन्होंने इन फाइनली जाके ये कहा कि आप ट्रेनिंग तो कर लो लेकिन अपने खर्चे पर, बैंक का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आधे दिन आपको बैंक में आना पड़ेगा, इतना कर सकते हैं आपको शाम को 1-1.5 घंटे बैंक से पहले फ्री कर दें, या सुबह चाहते तो आप सुबह 1-8 घंटे लेट आ जाओ। तो मैं पहले आरके पुरम NAB जाता था कंप्यूटर सीखने के लिए, उसके बाद बैंक आता था। तो दोनों काम मैंने किए। कंप्यूटर सीखने के बाद भी मेरे सामने, मैंने करीब जब 2-3 महीने कंप्यूटर सीख लिया, चुनौती ये आई कि आप कंप्यूटर सीखने के बाद अब पासबुक आप कैसे करेंगे। मैंने कहा सर मैं इसको करूंगा, अपने आप इनिशिएटिव लूंगा, आप मुझे एक बार कंप्यूटर में यूज करने के लिए आप दीजिए, पहले कंप्यूटर मंगवाइए मेरे लिए। कंप्यूटर उन्होंने कहा भाई आप सॉफ्टवेयर तो इतना महंगा है, हम नहीं मंगा सकते अभी। मैंने कहा सर, पहले मैंने 2-4 दिन डेमो डाला, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ काम इस पर हो सकता है तो उन्होंने फिर एक लाइसेंस कॉपी मेरे लिए मंगा दी। इतना मैं बैंक का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक लाइसेंस कॉपी मंगाई जॉर्ज की, और उसके बाद मैंने उस पर काम, क्योंकि मेरे को सिखाने वाला कोई था ही नहीं, अपने आप मैंने जो इसकी पॉसिबिलिटीज थी एक्सप्लोर की अपने आप कि क्या क्या कर सकते हैं। फिर मैं यदि पेज को खोलूंगा तो मुझे कौन बताएगा, और उस पर मैंने छू के देखा भाई डॉट उभर जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स से टाइप करने के बाद मैंने कहा ठीक बात है, हम यहाँ देख लेंगे पेज को छू करके कि डॉट उभर गए हैं। और एक टाइम ये आया कि मैंने पासबुक करना सीख लिया, अपने कुछ साथियों ने भी मदद की मेरी, कुछ लोगों ने मुझे एनकरेज भी किया, कुछ ने डिस्करेज भी किया। एनकरेज करने वाले कम लोग और डिस्करेज करने वाले लोग ज्यादा थे। जब मैंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा आपका पासवर्ड एक यहाँ पर होना चाहिए, फिनिकल में पासवर्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपसे कोई ट्रांजेक्शन कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। मैंने कहा सर आप मेरे से एक लेटर पे ले लो कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक लेटर लिखने को कहा। मैंने कहा सर मैंने एक लेटर लिख के दे दिया। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप मुझे पासवर्ड इशू करें। तब मुझे फिनिकल का पासवर्ड इशू हुआ। उसके बाद मैंने पूरा दक्षता प्राप्त कर ली अपने आप लोगों से पूछ के पासबुक में। फिर उन्होंने कहा आपको बैठा देंगे, अकेले आप काम कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं अकेले काम करना मैंने फिर शुरू कर दिया। पासबुक का पूरा डिपार्टमेंट संभाल लिया, डुप्लीकेट पासबुक बनाना, सबकी नए पासबुक अकाउंट खोलते हैं उनकी बनाना, और हर तरीके से मतलब मैं पासबुक का। उसके बाद मैंने अब यहाँ तक की बात है कि अब जितने हमारे बैंक में लोग ज्वाइन करते हैं अब उनको मेरे पास भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए कि आप इनको 4-5 दिन की ट्रेनिंग कीजिए। कई लोग हैं, जैसे मेरे वहाँ एक लड़का पंकज उसने ज्वाइन किया, उसको ट्रेनिंग दी। एक लड़का उमंग है, उसको ट्रेनिंग दी। एक लड़का मेरे वहाँ और इधर आजादपुर ब्रांच में ज्वाइन किया है, यूसुफ ने, उसको ट्रेनिंग दी। कई लोगों में इस पर ट्रेनिंग देता रहा हूँ पासबुक एंट्री करने की।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। तो आपने जैसा कहा कि आपने खुद एक्सप्लोर किया चीजों को कि भाई ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, यानी एक तरह का वर्क अराउंड आपने खुद से ढूंढा कि बैंक में आप क्या काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं का बखूबी उपयोग कर सकते हैं। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए, उन तमाम दृष्टिहीन दोस्तों के लिए जो कि बैंकर्स हैं या बैंक में किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं और वो ये सोचते होंगे कि भाई एक दृष्टिहीन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है पांडे जी। और किसी ने सही कहा है कि नथिंग इज इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो वही स्थिति आपके साथ थी, आपका खुद का इंटरेस्ट था, खुद की एक विल थी और फिर आपने इन तमाम परिस्थितियों में आपने वर्क अराउंड ढूंढा। तो आज आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। असिस्टेंट मैनेजर जी, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। तो यहां तक आप कैसे पहुंचे, क्या क्या संघर्ष आपने किए, वो हमारे श्रोताओं को बताएं। पहले मैंने जब कंप्यूटर के बाद अब लोगों में ये बात थी कि आपको प्रमोशन लेना चाहिए, आप तो काम कर सकते हैं एक तरीके से। तो मैंने बैंक में अपने रिटर्न टेस्ट दिए। मेरा रिटर्न टेस्ट तो क्लियर हो जाता था, लेकिन बार बार मुझे इंटरव्यू में रोक दिया जाता था कि भाई जब आप इंटरव्यू की बात आती थी तो मेरे को रोक देते थे। तो लेकिन मैं नहीं थका, मैं देता गया। एक बार ये हुआ कि मेरा फाइनली इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया और मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पर मेरे चुन लिया गया। उसके बाद मेरे सामने टास्क ये था कि आप पहले तो आप पासबुक का काम करते हो, अब आप क्या करेंगे। तो हमारे एक GM त्रिपाठी साहब बोले भाई सेना में सैनिक होता है, क्या उसको प्रमोशन नहीं दी जाती है? सैनिक में प्रमोशन करते तो आगे भी काम वो देता, लोगों को जो काम वो पहले करता था बाद में वो भी करता है। तो यदि इनको प्रमोशन दी जाएगी तो क्या ये काम यदि दी गई तो ये काम और भी कर सकते हैं, और भी ये काम जब उन्होंने पासबुक का काम रखने एक्सप्लोर किया और भी काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ और काम भी है, जैसे बैलेंस इंक्वायरी है और स्टेटमेंट निकालना है, इस तरह के काम और एक्सप्लोर किए। और कुछ एंट्रीज ऐसी होती थी जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज जैसे किसी का मोबाइल नंबर चेंज किया जिसमें कोई रिस्क नहीं है, वो हमने वेरीफाई कर दिया। SMS सर्विस किसी की एक्टिवेट हुई है, उसको वेरीफाई करना, वो वेरीफाई कर दिया। जिनमें आपको थोड़ा फाइनेंशियली रिस्क नहीं है उस तरीके के काम मैंने और ले लिए। तो अब मैं आज की डेट में वो काम भी करता हूँ जी। और हमें जानकारी मिली है कि आपके इस प्रयास के चलते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अदर ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, वहां भी मैनेजमेंट की सोच सकारात्मक हुई है और उन्होंने धीरे धीरे दृष्टिहीनों को काम देना प्रारंभ किया है। और वैसे भी माना यह जा रहा है, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शायद उन चंद बैंकों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले टॉकिंग ATM दृष्टिहीनों के लिए स्थापित किए, स्टैब्लिश किए तमाम स्थानों पे। और फिर काम की ओर भी थोड़ा सा सकारात्मकता बढ़ी है, इसका श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आप पहले विजुअली चैलेंज थे जिन्होंने की पासबुक में जो है वो एंट्री करने का काम शुरू किया। और हम ये आशा करते हैं कि और भी जो तमाम बैंक्स हैं, न केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बल्कि तमाम जो बैंकिंग सेक्टर हैं, वहां पर इस चीज को जो है वो पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसका लाभ आने वाले समय में एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पांडे जी, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा उन लोगों से कि एक खुद की विल होना बहुत जरूरी है। एक कहना चाहिए कि विल पावर और काम करने की इच्छा वो होना आवश्यक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने इस चीज को हमें बताया कि भाई आपकी खुद की इच्छा थी, आपने वर्क अराउंड ढूंढा क्या किया जा सकता है, और फिर बैंक वालों को भले ही समझाने में थोड़ा सा समय लगा हो, लेकिन अंत समय में आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो दृढ़ शक्ति थी, उसको तवज्जो मिली और वो कहीं रंग लेकर आई।
तो इस पर आप क्या काम कहना चाहिए? करना यदि चाहे व्यक्ति तो काम कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, केवल आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और हर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि बैंक में बहुत सारे काम हैं, तो यही नहीं कि एक ही काम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कई सारे काम है और वहां पर दृष्टिहीन कई काम ऐसे हैं जो दृष्टिहीन बहुत आसानी से कर सकता है। जी, तो 1987 से पहले सही मायनों में क्या आपने कभी सोचा था कि आपको बैंकर बनना है, आप बैंक में चले जाएंगे, इस तरह की चुनौतियों को फेस करेंगे, फिर एक दिन असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, या आप कुछ और बनना चाहते थे जीवन में? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। 87 पहले एक्चुअली मैं एकेडमिक कैरियर में अपना चाहता था कि लेक्चरर बनना चाहता था, लेकिन जो व्यक्ति सोचता कभी वो नहीं होता है। उसके बाद मैंने जब देखा तो मेरा अचानक मैंने एक इंटरव्यू दिया तो वहां बैंक में सिलेक्शन हो गया, और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी उस टाइम की कि दृष्टिहीनों को जॉब बहुत कम मिलती थी 87 में। यदि आप 87 के परिदृश्य में देखें तो बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको जॉब मिलती थी उस टाइम। तो मैंने देखा भाई जॉब मिली है, एकेडमिक कैरियर भी मैंने अपनाने की सोच रहा हूँ, तो पहले जॉब ही क्यों ना कर लूं, ये तो बाद में भी करता रहूंगा। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन की, केवल मैं उस समय इंटरमीडिएट था, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद ही मैंने ग्रेजुएशन की, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की, लॉ किया। उसके बाद ही सब मैं बैंक में आने के बाद ही करता रहा। मैंने अपने कैरियर को कहीं भी ये नहीं सोचा कि मैं मतलब इसको स्टॉप करूं। मैं इच्छा हुई, अगले पेपर देता रहा और आगे कार्य करता रहा। और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना ये कितना कठिन होता है, आप इस बात को खुद समझ सकते हैं। मैं सुबह जॉब करता था, शाम को इवनिंग कॉलेजेस में अपना पढ़ाई करता था। और बैंक के कैरियर में आने के बाद मुझे फिर अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई बैंक का कैरियर एक अच्छा है, अलग है। एकेडमिक फेयर में काफी लोग जा रहे हैं, लेकिन बैंकों में अभी इस तरीके के जो लोग हैं कम जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, फाइनली मैं बैंकिंग कैरियर को ही अपनाऊं। फिर मैंने बैंकिंग में ही अपनी मेहनत शुरू कर दी कि आज मुझे इसी में आगे बढ़ना है, अब यही मेरा अपना कैरियर है। तो अभी भी मैं आगे आने वाले टाइम में प्रमोशन के लिए टेस्ट देता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि और इससे और आगे जाऊं, जिससे कि और लोगों को और ये मैसेज मिल सके कि हम लोग बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। श्रोताओं, जिंदगी के सफर में अगर चलना जरूरी है तो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी है। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। इंडिया, इंडिया, वी विल सिंग, वी आर वन इंडियंस, वी आर इंडियन। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। श्रोताओं, यह है रेडियो उड़ान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज के हमारे मेहमान पुष्कर राज पांडे से हमारी बातचीत। मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट। पांडे जी, 15 जनवरी 1968 को आपका जन्म होता है अल्मोड़ा, उत्तरांचल में। तो मैं थोड़ा आपके बचपन में जाना चाहूंगा, कैसे कैसे आप बड़े हुए, आपने शिक्षा ग्रहण की और फिर आपका दिल्ली आगमन कैसे हुआ, उस पर हमारे श्रोताओं को मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं। मैं
उत्तराखंड के एक बहुत छोटे से गांव में जन्म लिया मैंने। अल्मोड़ा में एक कस्बा है सोमेश्वर, सोमेश्वर के अंदर एक गांव है दलमोड़ी गांव। और बचपन में ही मैं जब करीब 2.5-3 साल का था तो मेरी आंखें दुखने को आई। आंखें दुखने के बाद किसी ने मेरे आंखों में, मतलब क्योंकि गांव में इलाज तो होता नहीं था, तो भांग की पत्ती का रस डाल दिया और उससे मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। और जब मैं 2.5-3 साल का था, अब मेरे घर वालों के सामने समस्या ये थी कि अब बच्चा तो दृष्टिहीन हो गया है, इसको पढ़ाया लिखाया कैसा जाए। तो इस कड़ी में मेरे मदर फादर ने, मेरे ब्रदर्स ने तलाश की। उनको कोई स्कूल मिला नहीं, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं थी कि वहां तक ये सूचनाएं पहुंच सकें कि हमारे लोगों के लिए स्कूल भी होते हैं। तो करीब जब मैं 6-7 साल का था, एक मेरे मामा थे, उनको एक दोस्त मिले जिनका नाम राजेंद्र उप्रेती था। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सच्चा उनको अपने पथ का साथी उनको पाता हूँ जिन्होंने मेरा ये मार्ग प्रशस्त किया। वो एक बार किसी रोडवेज बस में चलते हुए मेरे मामा जी को, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं भी ये पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं? तो मेरा भी एक भांजा है, वो पढ़ना चाहता है। तो उन्होंने पूरा बताया कि आप कैसे, उनको पढ़ाई हमारी कैसे होती है। वो बड़ा इससे बड़े आकर्षित हुए। तो उस समय वो लखनऊ स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे। तो लखनऊ ब्लाइंड स्कूल में उन्होंने एड्रेस लिया सारा। उसके बाद उन्होंने वहां करस्पॉन्डेंस किया। तो वहां से पता चला कि भाई आप इनको ले आओ। तो मैं जब मेरे अब परेशानी थी वहां से पहुंचाने की, तो क्योंकि बचपन का सफर होता है, कोई इतना माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे के साथ वहां तकलीफ होगी, अकेला रहेगा, क्या होगा। तो घर वाले भेजने को तैयार बिल्कुल नहीं थे, नहीं चाहता था कि मैं आगे वहां जाऊं। लेकिन उसमें मेरे भाई ने, उन्होंने एक सार्थक कदम उठा करके मुझे लखनऊ भेजा और एक लखनऊ ब्लाइंड स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मुझे लगा थोड़ा और स्कूल अच्छा होना चाहिए, तो मैं देहरादून चला गया। देहरादून स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई 6वीं से लेकर 10वीं तक। फिर परेशानी ये थी भाई, अब हॉस्टल, क्योंकि हम लोगों की जो जिंदगी है ज्यादातर तो हॉस्टल में रहती है। अब कौन सा स्कूल है जहाँ इनको आगे पढ़ाया जाए? उसके लिए फिर मैंने थोड़ा समझ खोजा। फिर पता चला दिल्ली में एक स्कूल है। फिर 11वीं-12वीं में मैंने जेपीएम से की, यहाँ जेपीएम में आ गया, यहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर मेरा ये कॉलेज का सफर शुरू हो गया जी। और तब मैं नौकरी में आई गया। छोटा सा स्केच बताया आपको बचपन का। जी पांडे जी, अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा हट कर जाएं, तो आप योगा इत्यादि में आपकी रुचि है और आप फ्लूट भी बजाते हैं, बांसुरी बजाने का आपको शौक है। तो आपकी जो अदर एक्टिविटीज है जैसे कि योगा इत्यादि करना, इन सब चीजों के लिए आप कैसे समय निकालते हैं और इन सब चीजों का जीवन में क्या महत्व है, खासतौर पर योगा का, प्राणायाम का, ये आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। ये मैं अपने सभी दोस्तों को अपनी ओर से मैसेज देना चाहूंगा। हम लोगों के लिए योगा उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जीने के लिए पानी जरूरी है। उसका कारण यह है कि हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो पाती हैं, क्योंकि हमें कोई सहारा चाहिए। कभी कोई सहारा घूमने के लिए मिला, कोई नहीं मिला। और ज्यादातर हम लोगों का सफर कन्विंस में करता है कि भाई चलो रिक्शे में चले गए, ऑटो कर लिया, कार में चले गए, बस में चले गए, ट्रेन में चले गए। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है बहुत कम हो पाती हैं। इस फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए योगा हमारे लिए एक अमृत है दृष्टिहीनों के लिए। तो मैं तो ये अपनी ओर से मैसेज दूंगा कि हर दृष्टिहीन योगा सीखे। और आज के डेट में मैं कम से कम 50 लोगों को योगा कराता हूँ। अपने पार्क में मॉर्निंग में जाता हूँ, 50 लोग योगा मैं कराता हूँ, उनको निर्देश देता हूँ। और मेरे जैसे मैं निर्देश देता हूँ उस हिसाब से वो सुन के करते हैं। प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, जितने योगा सारे मैं कराता हूँ। और नेति, जल नेति, सूत्र नेति, सारी क्रियाएं लोगों को मैं बोल के बताता हूँ, लोग करते हैं। और एक बार करके दिखा देता हूँ, इस तरह से करिए। योगा एक संजीवनी है हमारे लिए। योगा को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। कम से कम आप मॉर्निंग में आधा 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना पीना भी जरूरी है। तो योग के लिए आप मॉर्निंग में उठें और पहले किसी संस्थान में सीखें, क्योंकि ये भी एक चुनौती होती है कि हर व्यक्ति दृष्टिहीन आप कैसे करेंगे। तो आपको कोई ऐसा संस्थान चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के सिखा सके, ये आसन ऐसा होता है, ये प्राणायाम ऐसे होता है। ये और लोग तो देखने से सीख जाते हैं, हमें सिखाने की जरूरत पड़ती है। ये चीज है, कुछ लोग हम लोग पढ़ें, कुछ किताबें मिलती हैं इस तरीके की, रिकॉर्डेड किताबें भी होती हैं, उनमें आप सुन सकते हैं। और कुछ उनके निर्देश अनुसार जो हम गलत कर रहे हैं वो बता दे।
तो इसी जगह मुझे पहले संस्थान में भारतीय योग संस्थान की हमारे वहाँ कक्षा चलती थी, मेरे मन में उत्सुकता जागी, यार हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, योग तो हम कर ही सकते हैं एक जगह बैठ के। तो मैंने वो भारतीय योग संस्थान की यहाँ कक्षाएं चलती थी निःशुल्क, एक जगह यहाँ हमारे डियर पार्क है वहाँ, तो वहां मैंने सीखा। उसके बाद सीखते सीखते आज ये स्थिति हो गई कि उन्होंने मुझे शिक्षक बना दिया और अब मैं लोगों को कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, कुछ टाइम पहले करता हूँ फिर कराता हूँ, और कुछ आसन एक को दे दिए, कुछ आसन दूसरे को दे दिए। इस तरह से मेरा 1 घंटा मॉर्निंग का बिजी रहता है। और जब भी मैंने कभी बीच में मान लीजिए, अब तो मैं ये सोचता हूँ कि योगा यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं बीमार हो जाता हूँ। कभी सर्दियां बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो कुछ दिन में जा नहीं पाया तो मैं बीमार पड़ गया। उसी तरह से योग को हर दृष्टिहीन व्यक्ति अपनाए और योग हमारे लिए संजीवनी है, ये मान के चलें आप। और योग की हर कम से कम आप यदि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। प्राणायाम तो आप एक जगह बैठ के कर ही सकते हैं। प्राणायाम भी आपको उतना ही आराम देगा जितना आपको और चीज देती है। आपके श्वसन तंत्र, आपके हर तंत्र को, आपके पाचन तंत्र को, सबको इससे जो है एक एनर्जी मिलती है जी। और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे मन और मस्तिष्क के लिए, हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। और बिल्कुल सही कहा पांडे जी आपने, चूंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसी मान्यता है और इस बात को पुरजोर तरीके से कहा भी जा सकता है। और योग सफलता की एक और कुंजी बता डाली है आज के हमारे मेहमान पुष्कर राज पांडे जी ने। और देखिए किस तरीके से आपने इन तमाम चीजों का उपयोग करते हुए ये बैंक में सफलता अर्जित की कि आप पहले दृष्टिहीन बने भारत के जिन्होंने की पब्लिक डीलिंग का काम शुरू किया। खैर, मैं यहां से अब आपकी उस पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। सुना है आपने उस जमाने में प्रेम विवाह किया था, तो वो आपके प्रेम की कहानी, आपकी पर्सनल लाइफ और वर्तमान समय में आपकी गृहस्थ जीवन की कहानी मैं श्रोताओं के साथ आपकी ही जुबानी बांटना चाहूंगा। मैं जब कॉलेज के दिनों में मैंने प्रेम विवाह किया और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिला और मेरे पास इस समय एक बेटी एक बेटा है। एक बेटा मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए पीओ ज्वाइन कर चुका है। बिटिया मेरी बीएससी फाइनल में है। और मैं सभी मेरे साथ जितने मतलब सारा, मैं एक तरह से ये कहूं कि मेरे उन्नति में कम से कम 90% योगदान मेरे घर का है, मेरे अपने साथी का है। तो ये अनुचित नहीं होगा, क्योंकि सारी किताबें पढ़ के सुनाना और समय पर हर चीज को तैयार करके देना, ये सारा उनका काम होता है। तो हमारी जो घरेलू लाइफ है बहुत अच्छी चल रही है। उससे बहुत मैं ताजगी फील करता हूँ जी। ये जो आपकी हम सफर हैं, ये आपको उस जमाने में कैसे इनसे मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा वो शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, थोड़ा सा मैं एज ए रीडिंग के लिए आती थी मेरे को बुक्स, तो इन दौरान थोड़ा हम दोनों का इंटरेक्ट हुआ आपस में। तो इनको मैं पसंद आ गया और मुझे ये पसंद आ गई। भाई क्या बात है। तो पांडे जी, अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहां तक आज की मुलाकात का सवाल है। क्या संदेश आप खास तौर पे उन लोगों को देना चाहेंगे जो बैंकिंग के क्षेत्र में आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या बैंक में अभी नए नए आए हैं, बैंक में कुछ काम करना चाहते हैं? तमाम लोगों को आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विशेष रूप से 2 टिप्स देना चाहूंगा। पहला टिप्स तो मेरा स्वास्थ्य के लिए बता दिया मैंने। योग, हर दृष्टिहीन व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, आसन करे, ध्यान करे। ये हमारे लिए एक संजीवनी का काम करेगा। दूसरा संदेश मेरा यह है कि बैंक में आने के बाद कोई भी व्यक्ति आज आ तो रहे हैं, लेकिन ये ना सोचे कि हमारे को आज जॉब मिल गई तो चुपचाप बैठे रहें, सैलरी मिल रही है तो मिलने दें। काम जरूर अपने लिए खोजें। जितना आप काम करेंगे उतना ही लोगों के मन में आपके लिए इज्जत बनेगी। यदि आप काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपका इस बैंक की उन्नति में कोई योगदान भी नहीं होगा। लोग सोचेंगे भाई हमारे ऊपर एक बर्डन है। तो बर्डन बन के ना रहें, बल्कि आप
जीवन शक्ति के साथ और लोगों के जो और लोग हैं उनके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करें और हर काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि आपका साथी सर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, ये कहें। ये नहीं कि सर ये मेरे से तो होगा नहीं, सर वो कर देगा, ये कहने की आदत न डालें, बल्कि ये कहने की आदत डालें नहीं जी नहीं, मैं इसको कोशिश करता हूँ, मैं करूंगा। तो आप लोगों की नजरों में एक तो आप बहुत अच्छे बने रहेंगे और अपने लिए भी आप लोगों के दिल में इज्जत कमाएंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे भाई ये ब्लाइंड आदमी है, बैंक में आ गया, अब इनको तो हमें झेलना ही है। झेलने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोग ये कहें ये हमारे लिए एक एसेट्स है। आप लोगों की लाइबिलिटी ना बने बल्कि एसेट्स बने। ये मेरा सबको संदेश है। और पूरा अपने काम को अपना पूजा मान के काम को करें, बिना काम के बैठना हम ये समझे कि हम किसी अभिशाप में जी रहे हैं, ये समझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी आप लोगों के मन में इज्जत प्राप्त कर सकेंगे। जी पांडे जी, एक आग्रह मैं भी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक आपके काम से कन्विंस्ड है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं कि तमाम ब्रांचेस में बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की काम देना शुरू किया गया है और वहां की जो मैनेजमेंट है उनकी सोच थोड़ा सकारात्मक हुई है। तो जब कभी भी आपके पास समय हो, चूंकि अब आप एक वरिष्ठ पद पर आसीन हैं, तो आप भी अपनी बैंकिंग अथॉरिटीज को अपने काम के माध्यम से, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग शायद नए होंगे मैनेजमेंट में या जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो आपसे आग्रह इतना है कि आप आने वाली जो पीढ़ी है बैंक में, उनके हित के लिए आप अपनी मैनेजमेंट से निरंतर संपर्क करके उनको आप यूं बताते रहें, कन्विंस कराते रहें, उनका भी मार्गदर्शन करते रहें और जो आने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहें समय समय पे कि कैसे उनको आगे बढ़ना है। मैं आपको ये अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि मेरी ओर से हर प्रयास हमारे दृष्टिहीन के उत्थान में शामिल होगा और मैं हर एक बैंक के कर्मचारी को जो उच्च आसीन पदों पर अधिकारी हैं उनको ये आग्रह करता रहूंगा कि दृष्टिहीन उतना ही उपयोगी है जितना आप और लोगों को उपयोगी समझते हैं, और दृष्टिहीनों को केवल आवश्यकता है इक्विपमेंट देने की, और आप जितना ही काम वो करेंगे उतना उनसे ज्यादा बेटर काम हम लोग कर सकते हैं। जी, आप कुछ कविताएं इत्यादि का शौक भी रखते हैं, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कोई गीत, कोई कविता, कोई शेर और शायरी चलने से पहले? मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, वक्त की आंच में पत्थर भी पिघल जाते हैं, टूट के कहे कहे अश्कों में बदल जाते हैं, कौन निभाता है किसका साथ, समय के साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत करें और ये ना सोचें कि हमें कहीं से कुछ मिलेगा। आप हमेशा देने की इच्छा रखें तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। जी बहुत खूब, यानी कि स्वावलंबी बने, निर्भीक बने और स्वयं पर आश्रित रहें और स्वयं के पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज हम स्वयं मजबूत रहेंगे तो फिर संसार हमारे साथ चलेगा, लोग भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि सभी लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की पूजा संभवतः नहीं की जाती है। आप जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करते हुए राइज करेंगे, तो आपकी मजबूती के सामने सभी लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके समकक्ष चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, प्रोग्राम एक मुलाकात के बारे में आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है amit@radioudan.com और mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान और इससे प्रसारित होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। जिंदगी ने साथ दिया तो अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में आपसे फिर भेंट होगी। अनुमति दीजिए, नमस्कार।